कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि साइंस की क्लास के लिए लगातार बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर साइंस करा दीजिए, साइंस करा दीजिए, साइंस करा दीजिए, और समय भी बहुत कम बचा है क्योंकि 5 मार्च को जो एग्ज़ाम आपका प्रस्तावित है जूनियर असिस्टेंट वाला, कनिष्ठ सहायक वाला, और इसके अलावा क्योंकि ये साइंस की क्लासेज आपका आरओ आरओ में भी काम आएंगी, ठीक है, ये दोनों जगह काम आएंगी। प्रीलिम्स में जो भी यूकेपीएससी पेपर कराता है अपने वाले, उसमें साइंस रहती है, क्योंकि अभी इससे पहले के जो एग्जाम हुए वो यूके ट्रिपल एससी के फॉर्म थे जो निकले हुए थे अध्याचन उसकी ओर से, यानी जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसके एग्जाम करा रहा था। अब जो है पहला एग्जाम उसका कनिष्ठ सहायक का यूकेपीएससी की ओर से है, तो आप लोग अब उसके सिलेबस के हिसाब से देखना है, ठीक है। ये नहीं कि हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो या इसके अलावा फालतू की चीजें पढ़ रहे हो, वो वही चीज पढ़ना जो सिलेबस में दिया हुआ है। और हिंदी के अंदर सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं ग्रामर वाला, मैंने आपको बताया है पहले भी, आप लोग देख लेना व्याकरण का पोर्शन क्या क्या है। दूसरा, जो छात्र किन्हीं वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं इस समय पे, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से अगर जो छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चों इस समय पे, वो अब क्योंकि क्लासेस मुझे देनी है तो बाद में मेरे ऊपर बर्डन आ जाएगा। समय इतना है, 20 दिन भी नहीं बचे हैं, ठीक है। आज कितनी है 13 है ना, हाँ 13 तारीख हो चुकी है, 28, 13 दूना 26, 27, 12 और 12 4 16 दिन बचे हैं, यानी 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, और इसमें साइंस पढ़ानी है। अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि कितनी जल्दी कितनी साइंस कवर होगी। कंप्यूटर वाला पोर्शन आप लोग प्ले लिस्ट में से देख लेना, जितना भी आपको मैंने बता रखा है काफी हो जाएगा कनिष्ठ सहायक के लिए। और पटवारी के एग्जाम के हिसाब से कनिष्ठ सहायक की तैयारी मत करना, वो 12वीं क्वालिफिकेशन के लिए है, ये ग्रेजुएट लेवल का है। एक आध वीडियोस में आपको करंट अफेयर की दूंगा, ठीक है, नेशनल करंट अफेयर की दूंगा, एक आध उत्तराखंड की संभावना है, लेकिन उत्तराखंड इतनी जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर दी जाए। और बाकी जो जीएस का पोर्शन है उससे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन ऐसे, 5-6 क्वेश्चन, वो बहुत कराया हुआ है, यानी जीएस वाले पोर्शन में इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। इसके अलावा थोड़ा लूसेंट वगैरह से अगर आप क्वेश्चन करके जाते हैं तो क्योंकि आपका ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले 15 नंबर का जो पोर्शन है, क्योंकि देखो हिंदी 25 नंबर की है, 15 नंबर का साइंस और कंप्यूटर है, 25 और 15 40 नंबर तो यही कवर कर लेगा। 27 नंबर की उत्तराखंड है, उत्तराखंड आप रेगुलर पढ़ते आए हैं। 20-21 नंबर की जीएस है और कुछ एक क्वेश्चन रीजनिंग के। तो ये वाला जो पोर्शन है 15 दिनों का, हम इसको एक बार जल्द से जल्द क्या करते हैं, समापन की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। देखिए बाकी जो बच्चे किन्हीं कारणों से अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है, मैं चाहता क्लास आपका डिले कर देता, लेकिन बच्चों 16 ही दिन बचे हैं। अब इन 16 दिनों में कैसे साइंस कंप्लीट होगी बताओ, खुद ही आपको सोचने वाली बात है। अगर मैं 4-5 दिन डिले क्लास कर दूं साइंस की, फिर तो 10 ही दिन बचेंगे, फिर कैसे सिलेबस पूरा होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी एक टफ टास्क है, मेरे लिए भी थोड़ा ऐसी कंडीशन है सामने कि कैसे इस चीज को कवर किया जाए। तो जो नहीं देख पा रहे हैं किन्हीं कारण की वजह से, वो आप लोग उसको बाद में वीडियोस देख लेना, 20-25 के बाद देख लेना, ठीक है, जो नहीं देख पा रहे तो देखना, क्योंकि साथ साथ ही आपकी पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए। पहला टॉपिक देखो, 2-3 टाइप की चीज हम इसमें कवर करेंगे। एक पहला टॉपिक आज का आप लोग लिखना ऊर्जा स्थानांतरण, ठीक है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण लिख दो, ठीक है, एनर्जी का रूपांतरण कैसे होता है। अब क्योंकि हम डीप वगैरह तो कुछ पढ़ेंगे नहीं, रूपांतरण हम सिंपल सी जो बात है हम लोगों की, हम क्या देखेंगे वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें कई प्रकार के बच्चों डिवाइस होती हैं जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हमको ये पढ़ना है। अब हम कहेंगे कि सर आप कहोगे सर एक चीज बताओ, वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये याद कैसे होगा, याद कैसे करना है, इसको रटना नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपने वो देखा होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। एक होती है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा, एक जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है, एक होती है ध्वनि ऊर्जा यानी जो साउंड आता है आपका, एक होती है लाइट ऊर्जा जो लाइट दिखती है आपको, ठीक है। तो 3-4 प्रकार की एनर्जी होती है, उसमें कई प्रकार की डिवाइसेस होती हैं। उसमें सबसे पहले देखना सौर सेल लिखो। अब ये डिवाइस है, यानी ये जो मैं इस साइड है ये लिखी मैंने डिवाइस, ठीक है, सौर सेल। अब बताओ ये सौर सेल जो होगा ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में देखना, ठीक है। अब बच्चों ये क्या करेगा, देखो सौर सेल जहां पे भी लगती है, सौर सेल मतलब सौर क्या है अपने आप में, क्या है उसमें, उजाला है ना, प्रकाश है, और वो किसको किस में कन्वर्ट करेगा, तो सौर सेल अपने आप में करेगा बच्चों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को, ऐसे लिखो, एक पूरा लिखना है फिर बाकी शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, ठीक है। लिखो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होंगे ये वाली चीजें, अब मैं बता दूं। देखो सौर सेल कहीं पे लगेगा तो ये क्या होगा, सौर सेल मतलब कौन सी एनर्जी मिल रही है उसको, प्रकाश ऊर्जा, उसको चेंज किस में करेगा, आपको विद्युत ऊर्जा में करेगा, ठीक है। यानी उससे आप क्या करोगे, लाइट के यूज करोगे ना। आपने लगा दिया घरों के ऊपर लगा दी सौर सेल लगा दिया आपने कहीं पे, तो वो दिन में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को लेता है, यानी किस ऊर्जा को ले रहा है, प्रकाश ऊर्जा को। रात को आपके घर में बत्ती जलती, किस में करते हैं, विद्युत मिलती है आपको, लाइट मिलती है। ये ऐसे याद करने होते हैं, ठीक है, इसको रटना मत। दूसरा लिखो डायनेमो,
क्या लिखोगे, एक ये थोड़ा सा अलग सा रहता है, इसको याद कर, इसको ऐसे ही रट लेना आप लोग, इसको आप लोग समझ नहीं पाओगे कहीं, मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा। तो ये करता है बच्चों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को लिखो, यांत्रिक ऊर्जा को किस में करेगा, ये अपने आप में यांत्रिक ऊर्जा को कर देगा बच्चों विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये दो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एक यांत्रिक को विद्युत में करता है विद्युत ऊर्जा में, कौन सा, डायनेमो। और डायनेमो के साथ साथ ही एक और डिवाइस आती है बच्चों, उसको बोलते हैं विद्युत मोटर। क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर। अब नाम से ही लग रहा है, देखो विद्युत मोटर है तो ऑलरेडी इसमें क्या होगी, विद्युत होगी, तो ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कर देगा, मोटर है तो यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, इसका जस्ट एंटी हो जाएगा, लिखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों अगला डिवाइस आती है आपका, वो आता है माइक्रोफोन। देखे होंगे आपने माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। अगर आपसे कभी पूछता है कि माइक्रोफोन क्या करता है या इसके किसके द्वारा ही किया जाता है, तो माइक्रोफोन हमेशा याद रखना बच्चों, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, यानी वो क्या करता है, माइक्रोफोन जो ध्वनि आती है ना इसमें, ध्वनि ऊर्जा, इसको किसमें करेगा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन सा, माइक्रोफोन इसको कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है बच्चों लाउड स्पीकर। क्या आता है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखे होंगे आपने, तो लाउड स्पीकर कैसे होता है, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर, सबसे पहले उसमें क्या आती है, आप उसको कनेक्ट करते हो किससे, विद्युत से, यानी वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कर देगा, फिर उसके लाउड स्पीकर में क्या आती है, आवाज आती है, यानी ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, तो लिखो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसको ध्यान में आप लोग क्या रखोगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों सितार। सितार देखा ना, सितार वगैरह। अब बताओ सितार क्या है, अपने आप में मशीन तो है ना, एक यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। और जब सितार आप बजाने लगोगे तो वो किसको कन्वर्ट करेगा, सितार की आप क्या सुनाई देगी, आपको ध्वनि सुनाएगी। तो सितार जैसे ही बज रहा है वो यांत्रिक है, यंत्र है, मशीन है, जैसे ही वो कन्वर्ट होगा किस में आ जाएगा, ध्वनि ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि सितार बज रहा है, यानी जैसे हारमोनियम भी क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा, वो एक ध्वनि सुनाई देगी आपको। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आता है जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट है, हीटर का जलना है। ठीक है, जैसे लिखो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट या अपने आप में हीटर है, इनका क्या काम होता है बच्चों, इन चीजों को देखा होगा आपने। ये बल्ब, ट्यूबलाइट है, हीटर क्या करेंगे, खुद सोचो। जैसे कहीं पे बल्ब है, बल्ब क्या करता है, अपने आप में प्रकाश होती है उसमें, यानी प्रकाश ऊर्जा तो होती है ना। अब वो उसके बाद क्या कर देगा, उसमें सीधे सीधे उसको कन्वर्ट कर देगा, और यानी वो क्या कर देगा, विद्युत को सीधे सीधे, मतलब है क्योंकि इसमें एनर्जी होती है, विद्युत होता है, लाइट होती है, विद्युत को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। और इसके साथ साथ ही वो क्या करेगा, उसको ऊष्मा में कन्वर्ट कर देगा ना। तो इसको लिखो विद्युत को, क्योंकि बल्ब है, विद्युत है उसमें। ठीक है, विद्युत, इसको किसको कर देगा, प्रकाश व ऊष्मा में, प्रकाश व ऊष्मा, इन दोनों में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आप समझो इसको कैसे, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हीटर जला आपने, हीटर आपने लगाया, विद्युत मिली उसमें। ठीक है, विद्युत मिली तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आप एक तो उजाला दिखता है उसमें, हीटर दिखता है ना, उजाला, प्रकाश, और उसके साथ आप हीट लेते हो उसकी, यानी ऊष्मा, यानी दोनों चीजों में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कैसी क्या चीज होती है, जब आप मोमबत्ती जलती है तो वो क्या होती है, आप खुद सोचो, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, लिखो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या कर देता है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा होती है इसमें। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें करेगा, जैसे मोमबत्ती जलेगी तो आपको क्या दिखेगी, एक तो लाइट दिखेगी, लाइट मिलती है ना उससे, प्रकाश प्लस उसमें गर्मी भी होती है। ठीक है, यानी ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा में कन्वर्ट ये कर देता है, यानी अपने आप में मोमबत्ती का जलना ये प्रक्रिया। इसके बाद देखो कोयले का जलना। कोयला भी अपने आप में एक रसायन है। ठीक है, कोयला, कोयला जलना ये भी बच्चों अपने आप में क्या है, एक प्रकार का रसायन है। तो ये क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो लिखो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा। आप सिर्फ और सिर्फ कैसे याद करोगे, इसको ध्यान से समझना। इसको आप ये देखना कि जो चीज नाम लिखी है, जैसे कोयला है, कोयला कोई ना कोई रसायन से बना है ना, तो वो जब जलेगा तो रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऊष्मा, आपको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। इसको ऐसे समझना है। ठीक है, इसके बाद लिखो आप लोग विद्युत सेल होते हैं। विद्युत सेल मैंने शायद आपको विद्युत मोटर कहा था, एक विद्युत सेल भी होता है। लिखो विद्युत सेल, आपने देखे हैं विद्युत सेल, उस रसायन होता है, केमिकल होता है। तो जब वो विद्युत सेल अगर काम करने लगेगा, जलेगा या उसको आप यूज करोगे तो अपने आप में रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लिखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है,
विद्युत ऊर्जा में ये अपने आप में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कौन सा, विद्युत सेल। इसके बाद लिखो इंजन। इंजन जब होता है बच्चों वो क्या करता है, सीधे सीधे ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इंजन जो होता है ऊष्मा को, किसी भी गाड़ी का इंजन है उसमें हीट मिलती है, ऊष्मा को किस में कर देगा, यांत्रिक, मशीन ऊर्जा, ठीक है, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और अंतिम जो आता है बच्चों इंजन के बाद वो आता है क्या, प्रकाश विद्युत सेल, जो कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लिखो प्रकाश विद्युत सेल। और अधिकांश देखना जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश विद्युत सेल ये किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बच्चों प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लिखो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं। इतना आप समझ के याद करना। अब आप देखो सबसे बड़ा टास्क है क्या सर इतना याद कैसे होगा, कंफ्यूजन होगा। आप इसको ऐसे याद नहीं करोगे, आप ये देखोगे जो यहां लिखा गया है। अब कोई मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती अपने आप में क्या है, केमिकल है, यानी रासायनिक ऊर्जा है, यानी रसायन है वो। ठीक है, अब वो जल गई तो उसके जलने से क्या मिलेगा आपको, एक तो लाइट मिलती है, उजाला तो होता है ना, तो यानी प्रकाश मिलता है। दूसरा क्या होता है, मोमबत्ती में हाथ लगाओगे तो गर्म तो होगा ना, तो ऊष्मा मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से देखो कोयला, कोयला अपने आप में क्या है, रासायनिक ऊर्जा है अपने आप में। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के रसायन से मिलकर बना है, तो वो जैसे ही जल जाता है तो आपको ऊष्मा तो मिलती है, ऐसे याद हो जाएगा। विद्युत सेल क्या होता है, सेल जो होते हैं बच्चों उसमें रसायन होता है, कोई भी सेल होता है। ठीक है, वो भी अब जब जल रहा है या उसको काम कर रहा है तो लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इंजन क्या करेगा, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझोगे तो आपका ये ऊर्जा का रूपांतरण समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला था आपका ऊर्जा का रूपांतरण। इसके बाद हम एक और बहुत फिजिक्स की हुई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें तीनों ही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। और 15 नंबर में से मान के चलिए 7-8 नंबर, 8-9 नंबर साइंस के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, कंप्यूटर के रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगला क्या देखते हैं, विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र, यानी किसका प्रयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, तो लिखो मापक यंत्र, मापक यंत्र यानी जो मेजरमेंट की डिवाइस होती है वो है इसका मतलब। ठीक है, सेकंड टॉपिक इसका क्या है, मापक यंत्र है। तो पहला देखना बच्चों आप लोग, प्लिमसेल लाइन किस चीज के संदर्भ रेखा है, लिखो ऐसे लिखो, प्लिमसेल लाइन, प्लिमसोल लाइन लिखो, प्लिमसोल लाइन, प्लिमसोल लाइन, ये किस चीज की संदर्भ रेखा आपको पता होना चाहिए। ये बच्चों जहाज में एक संदर्भ रेखा होती है जिसको प्लिमसोल लाइन कहते हैं। तो इसको लिखो जहाज की संदर्भ रेखा, जहाज की संदर्भ रेखा है। ठीक है, कौन सी, प्लिमसोल लाइन, जहाज की क्या अपने आप में संदर्भ रेखा है। इसके बाद आता है आर्द्रता या नमी को किसमें मापा जाता है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। देखो आर्द्रता और नमी का मापक यंत्र किस चीज का है, इसको बोलते हैं बच्चों हाइग्रोमीटर। बहुत आता है पेपर में। ठीक है, लिखो हाइग्रोमीटर, इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, जो मैं इंपोर्टेंट करवाऊंगा इसको इंपोर्टेंट लिखना। आर्द्रता या नमी किस में मापी जाते हैं, हाइग्रोमीटर में। ठीक है, अगला लिखो धारा, यानी धारा जो होती है ये किस में मापी जाती है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लिखो गैल्वेनोमीटर, क्या लिखोगे, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या मापी जाती है, किसी चीज की धारा मापी जाती है। ठीक है, इसके बाद एनीमोमीटर, हवा की दिशा व वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लिखो हवा की दिशा, यानी हवा किस दिशा में जा रही है और उसकी स्पीड कितनी है, वो वेग। ठीक है, इसका अगर कभी भी आपको मापन करना होगा, इसके लिए आप किस चीज का प्रयोग करोगे, एनीमोमीटर का। ठीक है, यानी मतलब एनीमोमीटर का। ठीक है, एनीमोमीटर लिख दो इसको, यानी पवन की दिशा या पवन की गति जो भी कहते हो आप लोग, एनीमोमीटर कह लो इसको। ठीक है, लिखो एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। इसमें क्या किया जाता है, हमेशा याद रखना, हवा की दिशा व वेग का मापन किया जाता है। ठीक है, अगला लिखो प्रकाश वर्ष क्या चीज है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। ठीक है, ये दूरी का मापन है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापक है, दूरी मापक है। और ये होता क्या है बच्चों, प्रकाश वर्ष के, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, लिखो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई दूरी में। ठीक है, तय दूरी क्या कहलाती है, अपने आप में प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो इसको ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष काहे का मापक है बच्चों, दूरी का मापक है। ठीक है, अगला लिखना आपको पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, यानी इकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसकी इकाई क्या है। लिखो पारिस्थितिकी दबाव की दबाव,
ये किस चीज में बच्चों पारिस्थितिकी दबाव मापा जाता है, ये आता है अपने आप में बार, ठीक है। यानी बार जो होता है, ये आप जो बार समझ रहे हैं वो वाला नहीं है, ठीक है, ये प्रेशर मापने वाला है। जो बार आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल भी वो नहीं है, ठीक है। अगला लिखना आपको तेल का जो बैरल होता है ना बच्चों, सुना होगा आपने, तेल इतना रुपया बैरल हो गया, इतना रुपया, अंतरराष्ट्रीय मापक है उसका, ठीक है, बैरल में मापते हैं। लिखो वो कितना होता है, लगभग कितने लीटर का होता है तेल का बैरल, लगभग 159 लीटर का होता है, ठीक है, लगभग लिखो 159 लीटर। जैसे कहते हैं ना, एक कच्चे तेल के इतने, मतलब कच्चा तेल जो है इतना रुपया लीटर, मतलब बैरल हो गया इतना, तो वो बैरल जो होता है लगभग 159 लीटर के अपने आप में होता है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, जल का बहाव किस में नापा जाता है, क्यूसेक में। जल किस बहाव से चल रहा है, ठीक है, जल का बहाव क्यूसेक में क्या किया जाता है, जल के बहाव को ज्ञात किया जाता है कि जल का बहाव क्या है, वो है बच्चों क्यूसेक, ठीक है। अगला लिखना है आपको, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है, डॉप्सन इकाई होती है, ठीक है। ओजोन परत आपकी कितनी मोटी है, इसके लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। लिखा ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, इसको किसमें मापा जाता है, डॉप्सन इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉप्सन। डॉप्सन में क्या मापा जाता है अगर पूछेगा तो ओजोन परत की क्या मापी जाती है, मोटाई मापी जाती है, ठीक है। अगला लिखो, महासागर में डूबी हुई वस्तु, अगर कोई वस्तु आपकी महासागर में डूब गई है, वो किस स्थिति में है, उसको चेक करने के लिए जो नेवी वाले होते हैं या जो भी ये चलाते हैं जहाज वगैरह, वहां पे उसको किस चीज में नापा जाता है बच्चों, उसके लिए क्या किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। लिखो महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति, महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति, डूबी वस्तु की स्थिति का पता किसके लिए किया, स्थिति का पता किससे किया जाता है, सोनार से। लिखो सोनार से किसका पता किया जाता है, महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी होगी तो उसकी स्थिति का पता किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, एक तो ऑडियोमीटर होता है, दूसरा क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता, एक तो ऑडियोमीटर होता है, एक बहुत फेमस है ऑडियोमीटर, और दूसरा क्या होता है कमेंट सेक्शन में बता देना है, ठीक है। वो आता है पेपर में, वही आता है, ऑडियोमीटर नहीं आता है। अगला आपने लिखना है बच्चों, उच्च ताप पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। जो जहां पे हाई टेम्परेचर होगा, उच्च ताप, उसको पायरोमीटर से भी नापते हैं, पायरोमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है, उच्च ताप की गणना की जाती है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, गैसों का दाब किसमें नापा जाता है, मैनोमीटर। किसी गैस का कितना प्रेशर है, मैनोमीटर। गैसों का दाब किसमें मापा जाता है, मैनोमीटर। लिखो ये एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक पहले वाले से एक इससे, हो सकता है कि इस बार इन्हीं से दो क्वेश्चन आपके साइंस में फिजिक्स में यहीं से बन जाए, ठीक है। अगला लिखना है आपको, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, मीटर के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, दूध का घनत्व किस चीज में मापा जाता है, लैक्टोमीटर। लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, दूध का घनत्व ये मापा जाता है बच्चों लैक्टोमीटर में। लैक्टोमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है, दूध का घनत्व क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, दूध में वसा कितनी है, ब्यूरिटोमीटर, यानी दूध में कितना फैट है, इसके लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूध में वसा, लिखो दूध में वसा, यानी जो दूध है बच्चों उसमें जो वसा का मापन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, अपने आप में ब्यूटीरोमीटर में, ठीक है। लिखो दूध में वसा किसमें मापा जाता है, ब्यूटीरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, दूध में वसा की मात्रा अपने आप में काउंट की जाती है, ठीक है। अगला लिखो, रक्तदाब, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। रक्तदाब लिखो, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। रक्तदाब, स्फिग्नोमीटर, इसको लिखना रक्तदाब को, ठीक है। क्या लिखोगे, स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। लिखो स्फिग्नोमेनोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, मीटर के माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, रक्त का दाब, यानी अपने आप में ब्लड प्रेशर की काउंटिंग इसी के माध्यम से की जाती है, ठीक है। अगला लिखो, प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर के माध्यम से निकाली जाती है। प्रकाश की तीव्रता, लिखो प्रकाश की
तीव्रता, लक्स मीटर लिख देना इसको, ठीक है। क्या लिखोगे? लक्स मीटर। लक्स मीटर के माध्यम से प्रकाश की तीव्रता निकाली जाती है। अगला देखना आप लोग, तो इसके बाद प्रकाश की तीव्रता के बाद लिखो रेडियो तरंग द्वारा वस्तु की स्थिति नापना क्या कहलाता है? रडार। रेडियो तरंग, कोई रेडियो तरंग है उसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति कौन बताता है? रडार। वस्तु की स्थिति रडार के माध्यम से क्या की जाती है बच्चों? ज्ञात की जाती है, ठीक है। रडार लिख दो इसके आगे, वस्तु की स्थिति ज्ञात इससे की जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखना भूकंप की तीव्रता किसमें मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना, ठीक है। लिखो रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना ये बहुत आता है पेपर में। भूकंप की तीव्रता नापते हैं इससे। भूकंप की तीव्रता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम लिखो आप लोग सिस्मोग्राफ। इसमें भी ये भी क्या है? अपने आप में भूकंप मापी है, ठीक है। लिखो सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ ये क्या है? भूकंप मापी है। भूकंप मापी है, ठीक है। भूकंप मापी, ठीक हो गया, माफी कह रहा हूं, भूकंप मापी हो गया, ठीक है। मापक यंत्र है। अब आपको दो चीजें होंगी, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए इसके बाद तीसरी जो चीज आती है बच्चों, मतलब ये तो दो हमें तो, क्योंकि ये थोड़ा आगे पीछे चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। ये मत समझना कि सर इसको किसी सीरियल से पढ़ाएंगे कि पहले यांत्रिकी पढ़ाओ, मतलब मैकेनिकल पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम भी नहीं, वो अनावश्यक है। ये तो आप लोगों की, क्योंकि जनरल साइंस उसने सिलेबस में लिखा है कि सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, तो ये सामान्य विज्ञान की ही चीजें हैं, तो इसलिए मैं इसको मेन चीजें करा देता हूँ, ठीक है। अब देखना इसके बाद, क्योंकि हमने एक विटामिन वगैरह देखने हैं, उससे उनके विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं ये भी हमने देखने हैं। मानव रोग देखना है, मानव के शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, ये मैंने मेन चीजें करा रखी हैं, और भी करा दूंगा मैं। इसके अलावा कुछ और भी ये चीज है, ठीक है। एक जो पहली क्लास आपने देखी थी जीवाणु और विषाणु वाला, उनसे होने वाले रोग जो आपने पढ़ा था, उसमें एक रोग लिखा था मैंने, मेनिंजाइटिस लिखा था, क्या लिखा? मस्तिष्क वाला जो प्रभावित करता है उसको विषाणु से करना है, ठीक है। जीवाणु वाले पोर्शन को उसको हटा देना। मैंने इसको कराया था शायद एक बार, आपने जहां तक मेरा ख्याल होगा। तो देखो इसके बाद आप क्या लिखोगे? जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये होता है एक, आपने देखा होगा जो बच्चे मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे 10 लिखा है ना, 10 की अगर मैंने ये कर दिया, 10 स्क्वायर कर दिया, 10 क्यूब हो गया, ये 10 की पावर 4 हो गया। इसका मतलब क्या है? 10 के पीछे कितने जीरो है बच्चों? एक और जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 10 के पीछे कितने जीरो होने चाहिए? 1 के पीछे 3 जीरो, और मतलब 10 ये होता है ना, हाँ। और इसका मतलब है 1 के पीछे 4 जीरो, ये पता ही होगा आपको ना। कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, देखो 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। तो इसका क्या मतलब है एक्चुअल में? ये 1/10 ऐसा था, ये जैसे -2 है ना, 1/100 था ये। अब इसको आप ऊपर ले आते हो तब जाके क्या बनता है? 10 की घात -2 बनता है, 10 की पावर, ठीक है। जैसे 10 की पावर -3 है, तो ये एक्चुअल में ऐसा है ये, यानी आप इसको 1000 से 1 को डिवाइड करोगे तो कितनी छोटी मतलब यूनिट आएगी, पॉइंट में बहुत छोटी। तो हम उसको इजीली ऐसा लिखते हैं 10 की पावर -3, यानी ये ऊपर आ गया वाली बात। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये जो कभी कभी क्या होता है बच्चों, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये मीटर, वो मीटर होता है, तो उनकी किसकी वैल्यू क्या होती है ये पूछ देता है कभी कभी। तो नोट करके लिखना है, ठीक है। कुछ लिखना नहीं है उसके ऊपर में, ऐसे नोट करके लिख देना आप लोग। ऐसे लिखो 10 की पावर 18, यानी 1 के पीछे 18 जीरो होंगे, ठीक है। 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, ऐसे लिखते रहो। 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, इसके अलावा क्या लिखोगे? 10 की पावर 12 के अलावा लिखो 10 की पावर 963, ठीक है, यानी 3 का गैप है। 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, और इसके अलावा क्या लिखोगे? सीधे सीधे 10 लिख दोगे, ठीक है। 10 की पावर 2, 1 जो भी लिखते हो वो लिख देना। अब देखना 10 की पावर 18 को जो बोला जाता है बच्चों, एक्सा बोला जाता है। एक एक्सा बराबर कितना होता है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी को बोला जाता है पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। लिखो पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। अब आप समझ रहे हो क्या कहेगा? जैसे कहेगा 1 मेगा कितना होता है? 10 की पावर 6 को क्या बोला जाता है? मेगा बोला जाता है। 10 की पावर 9 को गीगा, 10 की पावर 12 को टेरा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद लिखो 10 की पावर 3 भी लिखा मैंने, हाँ, उसको लिखो केजी, किलोग्राम, यानी उसको कीग्रा बोला जाता है। कीग्रा, हेक्टो और डेका, ठीक है। इसको बोला जाता है कीग्रा, लिखो कीग्रा, किलोग्राम वाली बात, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा हेक्टा, यानी 10 की पावर हेक्टो 2, 10 की पावर 2 को हेक्टो बोला जाता है, हेक्टो बोला जाता है, और 10 की पावर 1 को डेका बोला जाता है,
डेका। यानी आपको ये बता रहा हूं, एक्सा सबसे बड़ी यूनिट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उससे छोटी यूनिट होती है पेटा, उससे छोटी यूनिट होती है टेरा, उसकी छोटी यूनिट गीगा, उससे छोटी यूनिट मेगा, उससे छोटी यूनिट कीग्रा, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर इससे भी छोटी होती है जो कि माइनस में शुरू हो जाएगी। यानी आप उसी के आगे लिखते रहना है, ठीक है। उससे छोटी जो होने लगती है वो माइनस में शुरू होने लग जाएगी। तो माइनस वाले कैसे करोगे, जैसे देखो 10 की पावर -1 होगा, इसको बोलेंगे बच्चों डेसी। क्या बोलेंगे, डेसी। इसके बाद 10 की पावर -2 को बोलेंगे सेंटी, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर बोलते हैं ना आप, जैसे ये क्या हो गया अपने आप में सेंटी। इसके बाद देखो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को बोला जाता है अपने आप में क्या, मिली, ठीक है। 10 की पावर 3 को क्या बोलोगे, मिली, मिली। 10 की पावर -6 को बोलोगे माइक्रो, माइक्रो, ठीक है। 10 की पावर -9 को बोलोगे नैनो, सुना होगा ना आपने, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 9 जो बोलते हैं आप लोग, 10 की पावर 9 ठीक है, उसको लग जाता है नैनो। उसके बाद लिखो -12, -15, -17, पिको, फर्मी और एटो, ठीक है। लिखो 10 की पावर -12, 10 की पावर -15 और 10 की पावर -18, ठीक है। 10 की पावर -12 को जो बोला जाता है बच्चों, वो बोला जाता है पिको। क्या बोला जाता है, पिको। इसके बाद इसको बोला फर्मी या फैक्टो। क्या बोला जाता है इसको, फर्मी ऑब्लिक फैक्टो, फैक्टो, ठीक है। और अंतिम वाले को 10 की पावर -18 को बोला जाता है अपने आप में एटो। क्या बोला जाता है, एटो, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, एटो। अब आप कहोगे सर इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे पूछेगा नहीं, बहुत रेयर चांस है। जैसे कभी कभी पूछ देता है ना, 1 नैनोमीटर कितना होता है, या 1 माइक्रो कितना होता है, 1 मिली कितना होता है, इस टाइप से क्वेश्चन जो पूछता है, तब जो वैल्यू आती है तो 10 की पावर -9 को नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, किस किस को क्या बोलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक। अब अंतिम 4th लिखो आज का। कुछ बच्चों अपने आप में स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, अंतरराष्ट्रीय जो कुछ मानक होते हैं, एसआई यूनिट्स उनको बोला जाता है। वो बेसिकली 7 हैं। 7 के साथ में क्या पता आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे देखोगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे 4th लिखो, ऐसे लिखो, 7 मूल मात्रक है। मात्रक मतलब किसी चीज को मापने की जो यूनिट होती है, ठीक है। 7 मूल मात्रक है। वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से ये पता होना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है, लेंथ जो होती है, द्रव्यमान, किसी चीज का मास, ठीक है। इसके अलावा लिखो समय, टाइम। इसके अलावा विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। इसके अलावा लिखो ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एक तो लिखो ताप, एक लिखो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और अंतिम लिखो पदार्थ की मात्रा, मोल, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये इनके बच्चों जो लंबाई है, द्रव्यमान है, इनके कुछ एसआई मात्रक होते हैं, स्टैंडर्ड जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक यानी ब्रैकेट में लिखो एसआई यूनिट, यानी इनकी किस किस की यूनिट क्या होती है। लंबाई की जो एसआई यूनिट है बच्चों वो क्या है, अपने आप में मीटर है, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम है, इसको लिखो मीटर। द्रव्यमान का लिखो किलोग्राम। समय का क्या होता है, स्टैंडर्ड जो होता है बच्चों सेकंड होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट कभी पूछेगा, समय का एसआई मात्रक क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, इसका मीटर क्या है। विद्युत धारा का हमेशा याद रखना है एम्पियर, विद्युत धारा का स्टैंडर्ड होता है एम्पियर होता है, ठीक है। इसके अलावा ताप होता है, ताप का क्या होता है केल्विन, केल्विन है, ठीक है, सेंटीग्रेड नहीं होता है, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, स्टैंडर्ड जो होता है कैंडेला बोलते हैं उसको, कैंडेला। और जो अपने आप में पदार्थ की मात्रा है उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड मोल होता है, ठीक है। ये इनके मात्रक है, इसको ध्यान रखना, ये किस में मापा जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है एसआई यूनिट, इसकी शुरू कब से हुआ था, 1971 से हुआ था, ठीक है। यानी 1971 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसको भी आप तो क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। जबकि 1960 में इसको क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय मानक को स्वीकार किया गया था। इसको आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक। इसके बाद आपकी कई ऐसी चीजें हैं बच्चों, जैसे किसी चीज की वो मात्रक पूछ देता है, तो मैं एक क्लास में उसको नेक्स्ट में बता दूंगा कि मेन मात्रक क्या होते हैं। फिजिक्स में बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो प्रकाश से, लाइट से, मतलब लाइट वाला जो चैप्टर है, ध्वनि से, तरंग से, और इसके अलावा अपने आप में एक जो चैप्टर है ऊष्मा से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो ऊष्मा वाला है मैं उम्मीद करूंगा कि उससे आ जाए, जो ऊष्मा वाला मैंने करा रखा है कि ये किसको किस में बदलता वाला। इसी तरीके से क्योंकि 16 डेज आपके पास है, हम लोग क्या करेंगे 3 या 4 क्लासेस में मैक्सिमम फिजिक्स वाला पोर्शन एंड कर देंगे। क्वेश्चन आना होगा उतने से आ जाएगा। 3-4 क्लासेस में हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन एंड कर देंगे 8 क्लास, और 7 से 8 क्लासेस में हम बायो वाला पोर्शन एंड कर देंगे। तो इतना अगर करने के बाद अगर हमारे 7-8 नंबर बन जाते हैं,
तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके बाद उत्तराखंड का पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा ही है आप लोग, क्योंकि उत्तराखंड के लिए ऐसा कुछ अनोखा करना है नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो आप उसका टेंशन मत लेना, लेकिन उत्तराखंड के पीछे मत पड़े रहना अगर आपने पहले तैयारी की हुई है तो, ठीक है। जीएस के लिए, क्योंकि आप लोग ये मत सोचना कि इस बार पटवारी का पेपर ऐसा आया तो हर पेपर ही ऐसा आएगा, आप 12वीं के एग्जाम के हिसाब से देखना उसको, 12th क्वालिफिकेशन है तो इतना हार्ड पेपर नहीं बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।